मैं संजय सिंह साहब के साथ पास आना चाह रहा हूँ। संजय भाई साहब, आप अपना फोन ऐसा वैसे कर लेंगे तो हॉरिजॉन्टल व्यू बेटर आ जाएगा। फोन घुमा लें बस, बस बस बस, हो गया, ठीक हो गया। अभी डॉक्टर संदीप पांडे ने एक बात ये कही कि उन्होंने कहा कि डॉक्टर सुनीलम कहते हैं कि अगर जीत भी जाएं तो फिर वहां सरकार काम नहीं करने देती है। लेकिन मैं उन्हीं को आपका उदाहरण दे रहा हूं, और इसलिए उदाहरण दे रहा हूं कि आपने जब राज्यसभा में वो बात उठाई तो कोई आपकी इज्जत नहीं की गई थी, लेकिन वो 4 ही 5 लोग थे। फिर आपने जाके जिस दिन मोदी जी जाके कुछ माला वाला पहना रहे थे, आप लोगों ने फिर नारा लगाया, आपने और आपके लोकसभा सांसद जो थे, और फिर आप लोगों को की आवाज को दबाया गया। मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि अगर किसी आदमी को लोकतंत्र समझ में आता है, उसकी पोजीशन कुछ हो, आप एमपी थे और इस वजह से वो पूरी आवाज पूरे देश में हुई। ये आपने आज एमपी हैं, आपने जो राम जन्मभूमि लैंड घोटाला हुआ है वो आपने उठाया है, और ये आपने बिल्कुल इसलिए ठीक किया है क्योंकि अगर आपको भी पता है ये आपके पास अगर एमपी वाला पद नहीं होता तो ये इतने पेपर बुलावले इसको इस ढंग से सीरियसली नहीं लेते, और आप अब तक कहीं ना कहीं हवालात में मालूम नहीं कहां कौन सी धारा और कौन सी टाटा और कौन सा यूएपीए और क्या क्या आपके ऊपर लग चुका होता है। तो भाई साहब मैं सीधे सीधे कर रहा हूं क्योंकि ये तो अभी आ गया है। आपसे पहले वाला जो एक सेशन था उसका नाम ही हमारा था कि राम मंदिर ट्रस्टीज कैन वी ट्रस्ट, और उसमें एक भाजपा आए थे, वो कह उनका बार बार वही कि आप इसमें आस्था की बात पे मत बात करिए। अरे भाई हमने कहा ट्रस्ट आस्था की बात नहीं हो रही है, मैं हिंदू हूं, मैं भी जाके प्रणाम करूंगा। तो संजय साहब, आपको लगता है कि जो भी लोकतंत्र के नाम पे आज जिस देश में केवल चुनाव जीतना रह गया है? नहीं, मुझे लगता है कि अगर आप डॉक्टर लोहिया के कार्यकाल को देखेंगे तो मेरे ख्याल से 4-4.5 साल उन्होंने पार्लियामेंट में बिताया, इससे ज्यादा समय वो नहीं रहे। इसी तरीके से अगर आप लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी की बात करेंगे तो वो जीवन भर कभी ग्राम प्रधान भी नहीं रहे, और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी चुनावी राजनीति में नहीं रहे, चाहे वो आजादी के पहले जो चुनाव होता था उसमें भी उन्होंने खुद से कभी हिस्सा नहीं लिया। तो खाली चुनाव एक माध्यम लोकतंत्र में किसी बदलाव का नहीं हो सकता है। सड़क से संसद तक की जो बात डॉक्टर लोहिया ने कही थी, मुझे लगता है कि वही सबसे बड़ा सच है। अगर सड़क खामोश हो गई तो संसद बेलगाम हो जाएगी। तो इस बात को हमें ध्यान में रखना है, संसद को भी जगा के रखना है और सड़क को भी जगा के रखना है, तभी आप जनता के मुद्दे उठा पाएंगे। खाली सांसद विधायक बनके ही जनता के बुनियादी सवालों को उठाया जा सकता है, मैं ऐसा नहीं मानता। हाँ, ये जरूर है कि आपकी बात को थोड़ा अधिक गंभीरता से लिया जाता है या थोड़ा अधिक उसको महत्व दिया जाता है, लेकिन ये कहीं ना कहीं एक प्रकार से मैं इसको कमजोरी समझता हूं। अगर कोई सही लड़ाई सड़क पर बड़े पैमाने पर चल रही है तो उसको सदन की लड़ाई से ज्यादा महत्व मिलना चाहिए। जैसा हम लोगों ने किसान आंदोलन में देखा, किसान आंदोलन को एक समय बहुत महत्व मिला मीडिया के द्वारा और देश में उसका एक व्यापक असर रहा, लेकिन धीरे धीरे करके फिर जैसे अब उसको भुला दिया गया पूरी तरीके से। अब वो लोग कुछ भी कर रहे हैं तो वो बहुत ज्यादा चर्चा का विषय नहीं बन रहा है। तो सड़क भी जरूरी है और संसद भी जरूरी है, लोकतंत्र के अंदर दोनों की अपनी भूमिका है। हाँ, ये जरूर है कि अगर सत्ता में तानाशाह लोग बैठ जाते हैं तो आप कुछ भी करें, उनके मोटी चमड़ी पे असर नहीं पड़ता है और आपकी बात हवा में उड़ा दी जाती है। लेकिन ये सोचकर अगर हम लोग खामोश हो जाएंगे तो उनकी तानाशाही को और मजबूती मिलेगी, उनकी तानाशाही और बढ़ेगी। जिस घटना का आपने जिक्र किया, पार्लियामेंट के अंदर मैंने नरेंद्र मोदी जी के सामने मुर्दाबाद के नारे लगाए और किसानों के हक में नारे लगाए। आप यकीन नहीं करेंगे, मुझे भाजपा के कई मित्र सांसदों ने फोन किया कि आज आपने अपने जीवन की सबसे बड़ी भूल कर दी है। मैंने कहा क्यों? बोले अब आपका बचना मुश्किल है। तो यानी कि एक हमारे देश के प्रधानमंत्री के बारे में यह धारणा बन चुकी है कि अगर आप उनके खिलाफ नारेबाजी करते हैं या जायज कोई मांग उठाते हैं तो आपका बचना मुश्किल है। तो मैंने कहा भाई ठीक है, अगर जो मैंने कुछ गलत किया होगा अपने जीवन में और उसकी वो जांच करा लेंगे, मुझे जेल में डाल देंगे या जो कुछ भी उन्हें करना होगा करेंगे। तो मुझे लगता है कि अपनी बात उठाना
मजबूती से उसको रखना, हक के लिए लड़ना, ये हम लोगों को जारी रखना पड़ेगा। परिस्थिति चाहे जैसी हो, चाहे वो 75 की परिस्थिति हो या आज की परिस्थिति हो। अगर 1975 में राजनारायण जी, जॉर्ज फर्नांडिस जी या उस समय के तमाम नेता, लेफ्ट पार्टीज के या समाजवादी नेता या जनसंघ से जुड़े हुए लोग जो बाद में जनता पार्टी में आए, ये सब लोग अगर ये सोच के बैठ गए होते कि भाई अब तो तानाशाही आ गई देश में, हम लोगों को पूरी जिंदगी जेल में बितानी पड़ेगी, अब इसमें कुछ नहीं हो सकता, तो शायद हमको दोबारा लोकतंत्र नहीं मिलता, शायद हमको 77 में चुनावी प्रक्रिया में फिर शामिल होने का मौका नहीं मिलता। तो मुझे लगता है कि दोनों बहुत जरूरी है। दुर्भाग्य, ये बात जो आपने कही वो सही है कि दुर्भाग्य से इस वक्त जो राजनीति हमारे देश में चल रही है उसमें पूरी ताकत और ऊर्जा भारतीय जनता पार्टी के संगठन की, आरएसएस की, उनसे जुड़े हुए संगठनों की, उनसे जुड़े हुए उद्योगपतियों और पूंजीपतियों की सिर्फ और सिर्फ चुनाव जीतने में लग गई है। और इससे कोई जनता की बुनियादी समस्याओं का समाधान नहीं होगा, मैं ऐसा मानता हूं। मैं एक बात और याद दिला के सुभाषिनी जी के पास जा रहा हूं। अगर उस दिन राज्यसभा में आप लोग, ठीक है उन्होंने बिल पास करा लिया, लेकिन शायद उतना हंगामा करके रात में आप लोग कोई 150 लोग नहीं थे राज्यसभा में उस दिन, कम से कम 50 लोगों को बाहर गांधी जी की मूर्ति के नीचे बैठना चाहिए था। आप मुश्किल से 5 या 6 लोग थे या 10 लोग थे, 10 के अंदर ही थे। नहीं, हम लोग 7 लोग थे जो सस्पेंड किए गए, और दुर्भाग्य से 7-8 सांसद हम लोग सस्पेंड किए गए थे। और हमारे एक साथी जो राजीव सातव जी थे, जो आपको याद होगा कि जब मैं पहले टेबल पे चढ़ा उसके बाद वो भी आके नारेबाजी कर रहे थे। उनकी बेचारे की दुर्भाग्य से कोरोना में भी मृत्यु भी हो गई। तो उसमें कांग्रेस के भी सांसद थे, उसमें टीएमसी के सांसद थे, उसमें सीपीआईएम के सांसद थे, हमारे केरल के साथी थे। और मुझे याद है कि किस तरीके से वहां सीन एक क्रिएट हुआ कि नंबर कम होने के बावजूद, और सुभाषिनी जी तो पार्लियामेंट में रही हैं, अगर कोई एक मेंबर भी डिवीजन मांगता है तो आपको तो डिवीजन देना जरूरी होता है, जरूरी है डिवीजन देना। और अगर डिवीजन अगर त्रुचि शिवाजी वहां से अपनी चेयर से खड़े होके नियम के हिसाब से डिवीजन चिल्ला चिल्ला के मांग रहे थे, उनको डिवीजन नहीं दिया गया। तो ये सरासर एक उस दिन हम लोगों ने देखा कि किस तरह से नंबर कम होने के बावजूद जबरन पार्लियामेंट के अंदर एक बिल पास कराया गया। मुझसे बहुत सारे लोगों ने कहा कि भाई आपने माइक तोड़ दिया, ये तोड़ दिया। हमने कहा भाई किसानों की हड्डियां तोड़ रहे हैं लोग, ठीक है, ऐसी परिस्थिति आपने पैदा की इसलिए उस हद तक जाना पड़ा, वरना कोई शौक नहीं लगता कि आप जाके पार्लियामेंट में बेल में घुस के हंगामा करें या आप सदन की कार्रवाई को बाधित करें। लेकिन ऐसी परिस्थिति जब सरकार पैदा करती है आपके लिए, तो आपको मजबूर होना पड़ता है उस हद तक जाने के लिए। तो मैं वापस इस पे आ जाऊं। मैं इसलिए उस राज्यसभा की बात को इसलिए कर रहा था कि अगर उस दिन उन 7 सांसदों ने वो बात नहीं उठाई होती, बिल जो पास हुआ, लेकिन दर्ज कहीं ना कहीं हो गया है कि बेईमानी से हुआ। हाँ, एक बहुत रिस्पेक्टेबल आदमी थे, मैं भी रिस्पेक्ट करता, हरिवंश जी। उन्होंने अपने जीवन का जो भी पुण्य कमाया था, जैसे हम लोग शास्त्रों में पढ़ते हैं ना, पुराणों में, कि वो राजा थे, उन्होंने सारा पुण्य कमाया और एक गलती से सब पुण्य चला गया। तो हरिवंश जी ने जो भी पुण्य कमाया था, अब वो आंख में आंख डाल के उस पुण्य के तो भागीदार नहीं रहेगा, उन्होंने सारा पुण्य उनका चला गया। वो अच्छे आदमी माने जाते थे, अच्छे पत्रकार माने जाते थे। उनको क्या लालच था मुझे नहीं समझ में आता, या क्या दबाव था। मैं नहीं, उस दिन वास्तव में मतलब मुझे भी बहुत दुख हुआ, क्योंकि मैं उनको एक गांधीवादी, लोहियावादी, एक समाजवादी सोच का व्यक्ति मानता था। लेकिन जो उस दिन का रोल उनका रहा वो बहुत ही मतलब पीड़ादायक रहा मेरे लिए। खास तौर से मैं बड़ा आश्चर्यचकित था कि कैसे ये अपने आंख के आगे चीजों को देखकर नजरअंदाज कर रहे हैं। और बिल्कुल उनको मालूम था, हरिवंश जी को, कि आज बीजेपी के पास नंबर नहीं है। टीआरएस हो, बीजेडी हो, अकाली दल हो, जितने भी उनके साथ समय समय पे एआईएडीएमके हो, मतलब एआईएफडीएमके के भी सारे मेंबर्स शायद उनको सपोर्ट नहीं करते, उनकी भी मजबूरी से। तो मतलब ऐसी परिस्थिति में जब वो आंख के आगे देख रहे हैं कि ये बिल
बिल्कुल गिर रहा है और उन्होंने बिल्कुल सब कुछ किनारे करते हुए और पास कर दिया इसको। ये मैं समझता हूं कि उनके जीवन की ऐतिहासिक भूल है जो उनको अंतिम तक सताती रहेगी, क्योंकि आज जो किसान सड़कों पे बैठा हुआ है इतने लंबे समय से, 7 महीने, मुझे तो याद नहीं कि हिंदुस्तान की आजादी के बाद कोई इतना लंबा आंदोलन चला होगा। 7 महीने से सड़कों पे किसान है और सरकार के मंत्री जी कहते हैं कि आपको अगर किसानी बिल की वजह, किसानी बिल को छोड़ के किसी भी विषय पे बात करना हो तो आप आइए। मतलब इससे बड़ा मजाक कुछ हो सकता है? 7 महीने से जो किसान आंदोलन पे बैठा हुआ है उसके लिए आपकी ये संवेदना है कि आप कह रहे हैं आप उस बिल पे बात करने को छोड़ के आप क्या उनसे रिश्तेदारी की कोई बात करने जाएगा? इस तरीके की सोच है। संवेदना तो नहीं, सिखों को जिस तरीके से इन लोगों ने बदनाम किया वो बहुत पीड़ादायक रहा। मतलब जिनकी पूरी हिस्ट्री आजादी के आंदोलन में लड़ने की, गोलियां खाने की, फांसी के फंदे चूमने की रही, जिनकी हिस्ट्री जलियांवाला बाग कांड है जो हम लोगों को हमेशा ये बताती है कि किस तरह से अंग्रेजों के जुल्म का सामना उन लोगों ने किया, अपनी शहादत दी। आप उस सिख कौम को कह रहे हो कि वो खालिस्तानी हैं, आतंकवादी हैं, पाकिस्तान से मिले हुए हैं। यहाँ तक कहा कि 84 याद दिला देंगे, बताइए करके गाजीपुर बॉर्डर पे कहा 84 याद दिला देंगे। मैं संजय जी आपसे मालूम नहीं आपके कुछ लोगों ने कहा कि नहीं कहा, और मैं उसको रिपीट नहीं, आपके बारे में जो गाली गलौज शुरू हुई, आपने जब इनका लैंड स्कैम का भंडाफोड़ किया तो ये तो नेहरू को मुसलमान बता देते हैं और नेहरू के बाप और उनके बाप, अब इन्होंने शायद 2-3 पीढ़ी तक आपकी खोज खबर की, इन्होंने क्या क्या अपशब्द नहीं बोले। अरे भाई, अगर संजय सिंह इतने बुरे हैं, इतने डरावने हैं, इतने भयानक हैं, इतने हुए हैं, तो उनको बंद करो ना, मुकदमा चलाओ, बंद करो। तो इन्होंने देखिए ऐसा है कि बीजेपी की यही डर्टी पॉलिटिक्स यही है उनकी, किसी भी एक व्यक्ति के बारे में इतनी बार झूठ फैलाओ कि वो सच हो जाए, लेकिन उसकी चिंता नहीं करनी चाहिए। उनका अपना काम है, हम लोगों का अपना काम है। मैं तो अभी भी मानता हूं कि अगर विपक्ष मजबूत रहे और इनकी गलतियों पर प्रहार करता रहे तो इनकी बहुत ज्यादा इनकी हिम्मत नहीं है कि वो आपको एक सीमा से ज्यादा कोई परेशान कर पाएंगे। 14 मुकदमे मेरे ऊपर लगाए, राष्ट्रद्रोह का मुकदमा लगा दिया, मेरे पार्टी का दफ्तर बंद करा दिया। ठीक है, कोई बात नहीं, उससे संगठन के विस्तार में भी मदद मिली, हम और लड़ने के लिए मजबूत हुए, इनके सामने आए। लैंड स्कैम खोला तो घर पे हमला करा दिया, लेकिन फिर भी रुकना नहीं चाहिए। भाई, दो ही तरीका है आपके पास, या तो कायरों की तरह घर में बैठ के हम लोग इनके सारे जुल्म जातियां बर्दाश्त करते रहे, या सड़क पे उतर के लड़े और जो उसके परिणाम होंगे वो झेलने के लिए तैयार रहे। फैलाने को तो कुछ भी फैलाते रहते हैं। बोला साहब इनके 3 करोड़ का मकान है, तो मैंने कहा 3 करोड़ का मकान खोज के दिखा दो, मैं तुम्हारे नाम कर दूंगा, और क्या बोलूं। बोले साहब इनके बंगला है, ये हमने कहा सारी जांच करा लो, गवर्नमेंट तुम्हारी है, जो सजा हो उससे 4 गुना ज्यादा दे देना। तो ये इससे परेशान बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बल्कि जितने आरोप आपके ऊपर लगे, और अगर आप पाक-साफ हैं, आपके ऊपर आप बेदाग हैं, तो बगैर डरे उसका सामने आके सामना कीजिए। ये चूहे की तरह भागेंगे, मैं आपको बता रहा हूं। और मैं देखता हूं टीवी डिबेट्स में जिस भाषा में सुप्रिया जी इनको जवाब देती हैं वही सही भाषा है इनके लिए। मतलब ये हम लोगों को कोई खुशी से नहीं करना पड़ता, ये मजबूरी है। ये मजबूरी है कि आपको अगर बीजेपी के साथ डील करना है तो उनको उसी की भाषा में आप जवाब देंगे, तभी उनको समझ में आता है, वरना उनको समझ में नहीं आता है। आप बताइए, किसी भी व्यक्ति को टीवी चैनल पे बैठ के राष्ट्रद्रोही कह देना, ये मतलब कितनी बड़ी गाली है। लेकिन किसी को भी ये कह देते हैं, ये पाकिस्तानी है, ये राष्ट्रद्रोही है। मतलब दिल्ली का चुनाव हो रहा था तो ये लोग कह रहे थे पाकिस्तान और इंडिया का मैच होने वाला है। तो मैंने एक टीवी चैनल पे, हमारे एक सम्मानी प्रवक्ता मित्र हैं, मैंने उनसे पूछा बीजेपी वाले से कि भाई 11 फरवरी को जब रिजल्ट आएगा तो जो जीतेगा उसको हिंदुस्तान और जो हारेगा उसको पाकिस्तान मानोगे? तो कहने लगे नहीं नहीं साहब, कभी कभी पाकिस्तान भी जीत जाता है। तो मैंने कहा देखो, तुम चुनाव जीतने के लिए पाकिस्तान भी बनने को तैयार हो। आप राम मंदिर का पूरा घोटाला देखिए, जिस तरीके से इन्होंने जमीन के नाम पे किया है। 5 मिनट में 2 करोड़ की जमीन 18.5 करोड़ में।
20 लाख की जमीन 2.5 करोड़ में, जो जमीन मालियत उसकी सस्ती है वो उसको कई कई करोड़ में ले रहे हैं, कई कई गुना ज्यादा दाम में ले रहे हैं। नजूल की जमीनें, सरकारी जमीन जो बगैर फ्री होल्ड के वो भी बेची बिक नहीं गई। जा सकती, वो बिक गई। तो ऐसे ही लोग, और उस पे क्या कहते हैं, कहते साहब हमारे ऊपर गांधी की हत्या का भी आरोप लगा, 100 साल से आरोप लग रहे हैं। मतलब जब वो सही लगा। पैदा नहीं हुए थे, उनके पैदा होने से पहले उन पे आरोप लग रहा है, इतने बड़े आरोपी हैं वो। नहीं तो मैं इस तरीके का actually- तर्क देते हैं। और जो आजादी के आंदोलन की बात अभी सुप्रिया जी ने कहा, भाई जिन लोगों ने आजादी के आंदोलन में हिस्सा ही नहीं लिया, जिनकी हिस्ट्री ये है कि उन्होंने चिट्ठी लिख के दिया है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने, जो उस समय फजलुल हक की गवर्नमेंट में डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर थे वेस्ट बंगाल, 42 के आंदोलन को कुचलने के लिए बाकायदा उन्होंने चिट्ठी लिख के दिया है। ये तो एक लिखित सत्य है ना, इतिहास का मैं आपको लिखित सत्य है। मैं आपसे एक बात और कहना तो चाहूंगी। मैंने एक बार पार्लियामेंट में बस हाँ हाँ 30 सेकेंड, मैंने एक बार पार्लियामेंट में बोल दिया कि अंग्रेजों से माफी मांगने वाले लोग, तो बीजेपी वाले चिल्लाने लगे। मैंने कहा अंग्रेजों की दलाली करने वाले लोग, तो फिर चिल्लाने लगे। तो मैंने कहा मान्यवर, मुझे बहुत आश्चर्य है कि मैं कह रहा हूं अंग्रेजों से माफी मांगने वाले लोग और चिल्ला भाजपा ही रहे हैं। तो कुल मिला के वो इस बात को जानते हैं कि आजादी के आंदोलन का एक दाग, एक धब्बा उनके ऊपर है कि उन्होंने बाकायदा अंग्रेजों का साथ दिया है। तो इसलिए वो कभी भी जब ऐसा मौका आता है, वो कोशिश करते हैं अपने आप को राष्ट्रवादी बनने के लिए। उन्होंने गांधी जी को अडॉप्ट कर लिया, जिसका कोई लेना देना, मतलब मैंने गांधी जी की पुण्यतिथि पे मैंने कहा कि भाई जिन लोगों ने गांधी जी की हत्या की, उस विचार को भी मारने की जरूरत है। उस पर कोई बीजेपी का नेता जवाब नहीं दे पाया, कोई आरएसएस का नेता जवाब नहीं दे पाया। ये उस विचार को भी जिंदा रखना चाहते हैं और अपना चेहरा साफ दिखाने के लिए कभी गांधी जी के पीछे खड़े हो जाएंगे, कभी सरदार वल्लभ भाई पटेल के पीछे खड़े हो कभी जाएंगे, नेताजी। शहीद आजम भगत सिंह से कोई लेना देना दूर दूर तक इनका नहीं, कभी उनके पीछे खड़े हो जाएंगे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जिनकी सेकुलरिज्म और जिनकी स्पष्टता बिल्कुल साफ तौर पे ये थी कि भाई वो देश को हिंदू मुस्लिम एकता के तौर पे आगे ले जाना चाहते थे, उनके पीछे खड़े हो जाएंगे। तो मुझे तो लगता है कि कई प्रकार के झूठ के आवरण इन्होंने ओढ़ रखे हैं, और उसको धीरे धीरे जब तक उधेड़ा नहीं जाएगा तब तक जो है। और एक समय था जब बड़ी जमात थी इस देश में इनके इस सच को लोगों के बीच में पहुंचाने की। आज शायद उसको सोशल मीडिया के इस प्रकोप ने ढांक दिया है, तोप दिया है, क्योंकि मतलब सबको यही समझ में आता है कि सबसे बड़े राष्ट्रवादी और देशभक्त यही लोग हैं। ऐसा इन्होंने माहौल बना दिया है, नई जनरेशन को उतना कुछ ज्यादा पता भी नहीं। वाशनी, दूसरी बात कह रहा था संजय भाई साहब, मैं आपसे और सुप्रिया से भी समझना चाहूंगा, ये अटल जी ने अपने हवाले से कहा है कि जब 62 की वॉर के बाद वो पार्लियामेंट में बोले और उन्होंने नेहरू के ऊपर हमला किया, मतलब भाषण में हमला किया। संदीप जी भी जुड़ गए आपके साथ। ओह हाँ। तो संदीप, हाँ नहीं, मैं सुन रहा हूँ आप लोग बोलते थे। जब उन्होंने हमला किया तो ये अटल जी के हवाले से है कि जवाहरलाल नेहरू ने उनसे शाम को मिले और कहा कि बहुत अच्छा बोले, और आगे अटल जी खुद कहते हैं, उन्होंने कहा आगे जाके बहुत तरक्की करोगे। आज की तारीख में विपक्ष का मतलब आप दुश्मन है मेरे, आपका भाई, आपकी बहन, आपका चाचा, आपका नाना, आपका मामा, आपकी बीवी, मतलब सब मेरे उस रडार पे आ जा रहे हैं। मैं उसको किसी तरह से आपको नेस्तानाबूद कर देना है। ये भी एक बहुत खतरनाक प्रक्रिया हुई है संजय जी। इसमें मैं थोड़ा अलग बोलूंगा आपसे। बहुत सारे ऐसे बीजेपी के भी सांसद हैं जो अंदर से कुंठित रहते हैं और वो इन सब चीजों को देख के खुश नहीं होते। खास तौर से उस दौर के लोग जो पुरानी राजनीति को जिन्होंने देखा है, जिन्होंने उस राजनीति को जिया है। तो पर्सनल लेवल पे जब हम लोग कभी सरकार के खिलाफ हमलावर होते हैं अपनी भाषा से या पार्लियामेंट के अंदर कुछ बोलते हैं, तो एकांत में मिलके और लॉबी में आके वो बधाई देते हैं, कहते नहीं बहुत अच्छा बोला आपने। लेकिन अब गवर्नमेंट की जहां बात है तो गवर्नमेंट में जो लोग हैं वो तो पूरा दुश्मनी निभाते हैं। लेकिन बहुत सारे बीजेपी में भी ऐसे एमपी हैं जो अंदर से दुखी हैं इनकी कार्रवाइयों को लेके, लेकिन अब पार्टी की अपनी एक
मजबूरी होती है, वो बाहर जाके तो कुछ बोल सकते नहीं है। बातचीत में, मुलाकात में वो तारीफ जरूर करते हैं कि नहीं नहीं ठीक है, आप लोग बहुत सही कर रहे हैं। तो ये एक चीज रहता है। नेतृत्व की नहीं, बात लेकिन एक बात मैं कहना हाँ, चाहूंगी। नेतृत्व बिल्कुल खिलाफ रहता है इसमें। मैं नेतृत्व वाली बात से 100% सहमत हूं कि वो तो आपको जितने ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं उसकी वो पूरी कोशिश करते हैं अपनी ओर से। अब आप लड़के सफल हो जाइए, वो आपकी हिम्मत की बात है, बाकी आप इनसे ये उम्मीद नहीं कर सकते। जैसे मैं समझता हूं कि जो हम लोगों का निलंबन हुआ उसमें राम गोपाल यादव जी जैसे सीनियर एमपी, शरद पवार जी, तमाम पार्लियामेंट के मेंबर्स चेयर से मांग करते रहे कि भाई आप इन लोगों का निलंबन वापस लीजिए, कोई ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन ठीक है, वो सरकार का निर्देश था तो चेयर भी क्या करेगी, वो भी मजबूर थी, तो हम लोगों का निलंबन जारी रखा गया और फिर पार्लियामेंट स्थगित हो गई। तो हैं कुछ लोग जरूर हैं, ऐसे लोग हैं जो अभी उस पीढ़ी के लोग हैं जो चाहते हैं कि नहीं, सरकार के खिलाफ बोलने वाली आवाजें रहें। सुप्रिया जी, मैं आपसे एक प्रश्न और है, क्योंकि एक पीके प्रशांत किशोर जी हैं, मैं व्यक्तिगत रूप से एक जमाने में उनका क्रिटिक था, मुझे लगता था कि ये मैनेजर कैसे लीडर हो सकता है, या एक, लेकिन अब स्ट्रेटेजिस्ट हैं और प्रूव वो कर दिया उन्होंने, मोदी जी को रोका है उन्होंने बंगाल में, तो थोड़ा मैं उनका एडमायरर भी हो गया हूँ। उन्होंने नई स्ट्रेटेजी की, वो इन्हीं का जवाब